जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th चैप्टर 1 जिसका नाम है व्यष्टि अर्थव्यवस्था का परिचय। और आज इस वीडियो में आप सबको वीवीआई लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त चैप्टर 1 जिसका नाम है परिचय और इसका आपका फुल एक्सप्लेनेशन प्लस एनसीईआरटी बुक के द्वारा कराया गया है, और आपने अभी तक नहीं जाके देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेगा, प्लस आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और लास्ट में महामैराथन क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सभी की सभी चीज़ आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। अब चलिए आपको 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और एक थोड़ी सी बात आप और समझ लीजिए कि चैप्टर 1 से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें आपको चैप्टर 1 और 2 से भी कुछ कुछ आपको प्रश्न मिलेंगे। और इसमें टोटल प्रश्न की संख्या बात करते हैं मेरे दोस्त 15 या कुछ 13-12 होगा, इसी करीब है। तो आप लास्ट तक बनिए और आप चुपचाप देखते चलिए और क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, और आपको समझ में भी बहुत ही अच्छा से आएगा। अब चलिए आपके सामने 1 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर क्या करें, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के बारे में ही नहीं जानते तो क्या फ़ायदा, तो पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं, उत्तर में आपको ये लिखना है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, मतलब समाज के बारे में है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का, मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। किसके बारे में किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं क्या क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है और उपभोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ मतलब धन होता है और शास्त्र मतलब अध्ययन होता है, दोनों के मिलकर अर्थशास्त्र बना है। तो ये आपको ज़्यादा खास तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। तो 1 नंबर आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपसे क्या पूछ सकता है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सामान्य मतलब क्या, साधारण जीवन जो जीता है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो उत्तर में आपको ये लिखना है, सामान्य अर्थव्यवस्था उससे कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक होती है। दैनिक जीवन में मतलब कि जो हम रोज भाई रोज कार्य करते हैं उसमें हमें आवश्यकता होती है, उसे हम सामान्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे खाना, वस्त्र, सड़क, घर, रेल सेवा, यातायात के साधन, चिकित्सा इत्यादि, ये जो है हमारे सामान्य अर्थव्यवस्था। क्या है, सामान्य अर्थव्यवस्था। ये हमें चाहिए ही तो चाहिए। कैसे, खाना के बिना हम नहीं रह सकते, क्या रह सकते हैं, खाना के बिना हम नहीं रह सकते, वस्त्र के बिना भी नहीं रह सकते हैं, क्या वस्त्र फटा या चिटक के थोड़ा में ही चाहिए हमें, सड़क के बिना भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, रेल सेवा भी जरूरी है, यातायात के साधन भी जरूरी है, चिकित्सा, ये सभी के सभी जीवन में जरूरी है, किसके, सामान्य अर्थव्यवस्था के, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। अब चलिए आपके सामने 3rd नंबर प्रश्न लिखा है कि आर्थिक क्या है। आर्थिक क्या है, इकोनॉमिक क्या है। सबसे पहले आर्थिक जिसका शाब्दिक अर्थ पैसा होता है, क्या होता है, आर्थिक जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पैसा, मतलब जब तक पैसा नहीं जब तक कुछ नहीं है। आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसके करने से हमें आय की प्राप्ति होती है। आय मतलब क्या, इनकम की प्राप्ति होती है। जैसे शिक्षक द्वारा छात्र को पढ़ाना, जैसे आपको हम पढ़ाते हैं तो क्या होता है, यूट्यूब की तरफ से हम सबको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। कैसे, मान लीजिए कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है। नर्स द्वारा मरीज को देख रेख करना, अगर जो नर्स है वो मरीज को देखेगी तो उसको पैसा कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है, और ये 4 नंबर प्रश्न आपको इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाएगा आपको सबसे ज़्यादा, तो इसे ज़रूर अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था तथा समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर दिखाया है। तो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 तक दिया हुआ, कितना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 दिया है। और यहाँ पर व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर समष्टि अर्थव्यवस्था है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, फिर उसे और फिर यहाँ थर्ड नंबर पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध वस्तु और सेवाओं का अध्ययन करते हैं। ये जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है इसमें किसके बारे में, जो बाजार में होती है और सेवाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे नहीं कि मान लीजिए रेल हो गया, ये सब हो गया, सामान वामान जो हो गया उसके बारे में अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल निर्यात, मतलब कि पूरे भारत में जो कुल सामान वामान होता है वो उपलब्ध वस्तुएं, रोजगार कितनी हो वो सब, तथा समग्र कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके समष्टि अर्थव्यवस्था में आते हैं। अब चलिए आपके सामने यहाँ पर आगे, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत से संबंधित होता है। इसमें व्यक्तिगत एक ही का होता है, क्या होता है, एक ही का होता है। और समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होता है। और इसमें क्या होता है, कुल उत्पादन मतलब जितना भी ज़्यादा हो जा सके। और इसमें की सामान्य कीमत मतलब ये जो सामान्य कीमत स्तर होता है कि सामान्य स्तर पर मिले, जैसे 5 रुपये का है तो 5 रुपये मिले। और इसमें ऐसा नहीं है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आपको ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है, क्या है, इसके मुख्य उपकरण क्या है, मांग भी किया जाता है और पूर्ति भी करता है। इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट आपका है, क्या है, पॉइंट है। तो ये 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा MVBI है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 5 नंबर देख सकते हैं और 5 नंबर में कह रहा है कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है, तो इसका उत्तर देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम उद्योग क्या कह रहा है, समसीमांत उपयोगिता नियम उपयोग से जुड़ा है, क्या है, उपयोग से, जैसे हम कोई वस्तु का जो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है, क्या है, ये समसीमांत उपयोगिता जुड़ा है। अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है कि ये जो समसीमांत उपयोगिता जो है वह अर्थशास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। इसे गोसेन का दूसरा नियम तथा प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं, समसीमांत को क्या, गोसेन का दूसरा नियम प्लस आपको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। यह नियम बताता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए अपने रुपये का उपयोग इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके या उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु से समान उपयोगिता प्राप्त हो सके। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और उसे संतुष्ट होना चाहिए, पैसा से वह कुछ भी कर सकता है, वो तो पता ही आपको, अधिकतम संतुष्ट होना चाहिए किसमें, तो यह आपके समसीमांत उपयोगिता में, किसमें, समसीमांत उपयोगिता में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मोड़ा आपको बाहर से भी आवाज़ होता होगा क्योंकि अभी जो गर्मी है इसीलिए आपको घर में वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है, ठीक है। चलिए अब चलिए आपके सामने मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्या है, मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखे। तो यहाँ पर देखें, अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्य का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है, साधारण व्यापार, जानते हैं ना कि जो बाजार में व्यापार होता है वो साधारण व्यापार है, कार्य संबंधी का अध्ययन किया जाता है। यह मानव की सामाजिक क्रियाओं के उस पक्ष की जांच करता है जिनका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। और आप जो गाँव सब में देखते हैं वो सब होता है, जो व्यापार होता है वो सब थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा रहता है, और ये सब क्या भौतिक साधनों की होती है, जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं वो सब। और बाहर में जाके देखिए तो बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो ये सब कल्याण के लिए, ठीक है, मार्शल द्वारा जो दिया गया है अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए ये भी ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम का सचित्र वर्णन क्या करें, सचित्र वर्णन करना है। समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का दूसरा नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, अनुपातिकता का नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं मेरे दोस्त, गोसेन का दूसरा नियम प्लस आपको अधिकतम संतुष्टि का नियम। समसीमांत को क्या कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि के, जैसे हमारे पास पैसा है और हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो उसे भी कह सकते हैं, हमें संतुष्ट अधिक मिलना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट मिलना चाहिए। प्रतिस्थापन का नियम हो गया, अनुपातिकता का नियम हो गया भी कहते हैं, ठीक है। यह नियम वास्तव में सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। क्या, हास मतलब गिरना, क्या होता है, हास मतलब गिरना होता है, ठीक है।
इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता उपभोग की जाने वाली वस्तु की दूसरी वस्तु पर प्रतिस्थापन जब तक नहीं छोड़ता तब तक उसे संतुष्ट न मिल जाए। मतलब कि एक वस्तु है और जिसे एक तरह से समझ सकती है कि प्रयोगशाला में जाके देखते हैं तो वहाँ पर जब तक उसका नहीं मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, और जो वो कार्य में करते हैं और उस कार्य में उसे संतुष्ट नहीं मिलते हैं तब तक वो छोड़ते नहीं। उसी प्रकार सम सीमांत की उपयोगिता है, जब तक मनुष्य के संतुष्ट नहीं मिलता है तब तक वो छोड़ता नहीं है, ठीक है, वही वस्तु से कहा जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। 7 नंबर भी बहुत ही भेबी आई है मेरे दोस्त, क्या है, बहुत ही भेबी आई है। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 8 नंबर भी आपको लग रहा है कि चैप्टर 1 से नहीं है प्रश्न, हमको लग रहा है कि चैप्टर 1 से नहीं है क्योंकि दूसरे प्रश्न पूछा गया है। और आपको जितने भी प्रश्न देते हैं वो सभी के सभी भेबी आई है, क्या है, भेबी आई है। याद करिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए क्या कह रहा है, मांग तथा इच्छा में अंतर है। मांग तथा इच्छा में क्या अंतर है। किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण चाह मांग कहलाती है। क्या कहती है, प्रभावपूर्ण चाह मांग कहलाती है यदि उसे खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हो। मतलब कोई वस्तु है और उसे खरीदने के लिए पर्याप्त साधन जैसे पैसा हो तथा खर्च करने के लिए तत्परता है, और उस वस्तु को खरीदने के लिए खर्च करने के लिए तत्पर मतलब जरूरी है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु की मांग चाह इच्छा कहलाती है और किसी मांग की इच्छा भी कहलाती है। जैसे हम किसी मांगना चाहते सामान वामान तो ये मेरी इच्छा भी हो सकती है, जिसे खरीदने के लिए ना तो साधन होती है और ना ही खर्च करने की तत्परता होती है। जैसे मान लीजिए इच्छा जैसे नहीं होता कि हमें वो चाहिए, इच्छा हो गया। और मांग क्या होता है कि हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे जितना पैसा लग जाए, कुछ भी लग जाए। तो ये आपके और इसमें डिफरेंस है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे एक फिर आप एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पर ये सामान है, ठीक है, और यहाँ पर एक पैसा है, तो ये आप अगर चाहिएगा तो ये खरीद सकते, कितना भी चाहिए तो चाहिए। यहाँ पर इच्छा है, यहाँ पर आप है, तो थोड़ा हमारा इच्छा से जता रहे कि हमें ये चाहिए, मिल जाएगा तो और अच्छी बात। इसमें कोई पैसा से खर्च भी नहीं होता है, समझ गए। चलिए अब आपके सामने ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर प्रश्न है। और 9 नंबर कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। आय की मात्रा में वृद्धि होने पर उपभोग व व्यय की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्या होती है, उपभोग और व्यय की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में व्यय में वृद्धि नहीं होती है। मतलब जिस अनुपात में आय में वृद्धि हो जाता है, पैसा इनकम में वृद्धि हो जाता है, तो उस व्यय में मतलब सेल में ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि के अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक बार और आपको पढ़ाते हैं सीमांत उपभोग क्या है, ठीक है, वेट। चलिए एक बार और आप समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। आय की मात्रा में वृद्धि होने पर उपभोग व व्यय की मात्रा भी बढ़ जाती। क्या होती है, आय की मात्रा जब वृद्धि होती है उस टाइम क्या होती है, उपभोग व व्यय की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में व्यय में वृद्धि नहीं होती है। मतलब कि जब इनकम आता है तो उस टाइम वृद्धि होती है, लेकिन जब व्यय मतलब सेल होता है तो उस टाइम वृद्धि नहीं होती है। आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि के अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इस चैनल से आप जुड़ गए हैं तो आपको लास्ट तक रहना है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो आपको उत्तर में यही देना है कि आय में वृद्धि के फलस्वरूप बचत में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहती है, आय में, इनकम में बचत करना, जो हमारे पास क्या पैसा उसे कमाते हैं तो उसे हम बचाएंगे तभी तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि आय में वृद्धि के फलस्वरूप मतलब धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, बचत में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे हम पैसा कमा रहे हैं और उसके बचत हम बचा भी रहे हैं और उस अनुपात में वृद्धि भी होती है तो उसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि मेरे पास 10,000 12,000 रुपया है, ठीक है, और उसमें से हम 8,000 के खर्चा कर दिए और बचा क्या 4,000, और उसी 4,000 में और वृद्धि हो रहा है, तो इसे 4,000 में क्या हो रहा है, तो ये बचत हो रहा है। क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, धीरे धीरे बचत ही हो रहा है।
चलिए अब आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या बता देते मेरे दोस्त। इसमें 15 है। कितनी है? 15 है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या मतलब कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्यों उत्पन्न होती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाए। जैसे आर्थिक समस्या क्यों होती है, जैसे आप अपने घर में आसपास रहते हैं तो वहाँ पर कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है। ऐसा क्यों क्यों होता है? इसके कारण देखिए, आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है। क्या है? चयन की समस्या है। इसके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण इस प्रकार है। क्या है? देखिए, आर्थिक समस्या एक चयन समस्या है। इसके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके उत्पन्न के सबसे पहले है असीमित आवश्यकताओं। क्या है? असीमित मतलब सीमित में आवश्यकता नहीं होता है, असीमित होता है। व्यक्ति के आवश्यक और तीव्रता में अंतर। व्यक्ति की आवश्यकता और तीव्रता में अंतर है। सीमित या दुर्लभ संसाधन। सीमित या दुर्लभ संसाधन, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग अर्थात कार्यों में प्रयोग होने की आर्थिक समस्या का मूल कारण। ये सब कुछ कारण हैं जो कि आपको कॉपी में जाके नोट करना होगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। याद रखिएगा कौन कौन सा कारण है। असीमित आवश्यकताओं, व्यक्ति के आवश्यकता और तीव्रता में अंतर, सीमित या दुर्लभ संसाधन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग अर्थात कार्य में प्रयोग होने की आर्थिक समस्या का मूल कारण। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। उदाहरण की तरह समझिए, स्वरूप एक किसान के पास सीमित मात्रा में भूमि का एक टुकड़ा है। मतलब मान लीजिए एक किसान है, इसके पास थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, जिस पर वह गेहूं उगा सकता है। क्या उगा सकता है? गेहूं अथवा गन्ना। दोनों फसलों को वह एक साथ नहीं उगा सकते। अतः किसान के सामने एक समस्या आती है कि गेहूं या गन्ना में से वह किसे लगाए कि ताकि उसे अधिक लाभ हो। जैसे मान लीजिए एक किसान है, ये आपको प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक किसान है, उसके पास इतना ज़मीन है। क्या है? ये सब ज़मीन है और उस ज़मीन में वह गन्ना भी उगा सकता है और गेहूं भी उगा सकता है। और ऐसा कौन सा चीज़ उसमें उगाए कि उससे लाभ हो। जैसे मान लीजिए गन्ना उगा रहा है तो उससे लाभ हो रहा है, और गेहूं उगा रहा है तो उससे हानि हो रहा है। और कभी कभी गेहूं उगा रहा है तो लाभ हो रहा है, और गन्ना उगाता है तो हानि होता है। तो उस टाइम उसे क्या उगाना चाहिए जिससे उसे लाभ हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही VVI है, और ये जो आपके है MVVI है। ठीक है, याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को लिखे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को लिखे। तो क्या करा है? अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। क्या किया जाता है? किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, आवाज़ बहुत ज़्यादा आता होगा आज के लिए, सॉरी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ आ रहा है। घर के अंदर नहीं बनाने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कल से आपको हम घर के अंदर से बना के देंगे, चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना रहे। ठीक है, चलिए। आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। संपूर्ण विश्व में 3 आर्थिक प्रणाली है। जैसे संपूर्ण मतलब पूरे वर्ल्ड में 3 ही प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, एक मिश्रित होती है। मिश्रित में आपके जो आते हैं वह भारत आते हैं, समाजवादी में आपके चीन आते हैं, और कोई दूसरा भी देश आते हैं। पूंजीवादी में आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, और ये आपके रूस भी आते हैं, समाजवादी में चीन भी आते हैं। और वहीं बातें पूंजी क्या बातें बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, बड़े बड़े देश आते हैं, इंग्लैंड, ये सब आते हैं। और मिश्रित में सिर्फ एक भारत ही आता है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के दोनों मिश्रित होते हैं। ठीक है, देखने को मिलती है। इनकी मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित है, समस्याएं निम्नलिखित है। जो कि सबसे पहले देख सकते हो, उत्पादन क्या किया जाए, मतलब कि वस्तुएं क्या उत्पादन किया जाए। जैसे हम यहाँ पर चावल क्या करते हैं? चावल उत्पादन करते हैं, तो चावल बिक्री भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो ये उत्पादन करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तुएं तथा कितनी मात्रा में किया जाए, मतलब कितनी मात्रा में किया जाए। मांग से कम या मांग से ज़्यादा। जैसे मांगा जा रहा है 50 बोरी और आप दे रहे हैं, आपके पास कितना है? 60 बोरी है, तो 10 बोरी बेकार हो रहा है, तो ये गलत है। जैसे मान लिया आपको 60 बोरी मांग रहा है, आपके पास 30 बोरी है, तो इसमें भी कमी हो रहा है, तो वही बोला जा रहा है। तो मांग से कम या मांग से ज़्यादा, या मांग के बराबर, या मांग जैसे 50 मांगा तो 50 ही है, तो ये मांग के बराबर हो गया। ठीक है,
चलिए, उत्पादन कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, तकनीकी समस्या के द्वारा जाए, मतलब कि मशीन वशीन के द्वारा किया जाए, या श्रम प्रधान तकनीक के सहयोग से, या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए। पूंजी मतलब कि पैसा उसे लगा के मशीन वशीन के द्वारा हम करें, ये हो गया। उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये जो उत्पादन है सरकार के लिए करे या जनता के लिए करे या किसके लिए करे, ये आपके उत्पादन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे दोस्त, अब एक बात और समझ लीजिए, अगर 12th क्लास को ऑल नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेगा, बट आपको ज़रूर प्योर चीज़ मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है, और 13 नंबर में क्या करें, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ये जो उत्पादन करते हैं उसके जो चक्र घूम रहे हैं वो कैसे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं या सेवाओं के संयोग को प्रकट करने वाली एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है। उत्पादन जो होता है वह दो या दो से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के संयोग को प्रकट करने वाली एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है जो यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित है, लेकिन उनका एक से अधिक कार्य में वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। मतलब कि एक कार्य करने से अच्छा है कि दो कार्य करें। उन वैकल्पिक प्रयोगों को रेखा चित्र माध्यम से प्रदर्शित करना ही उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादन वक्र संभावना कहलाता है। तो ये आपके 13 प्रश्न हुए, और चलिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न आ गया। और ये से पहले देखिए, एक काम आपको हम जरूर कहेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके वाइट करने लाएँ। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना है, वाइट करने रहा है, और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए, आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा मेरा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जब लास्ट में आपको MVBI देंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, तो ये समय आपको बड़ा मजा आएगा। तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा भी नंबर उठ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है, उदाहरण व्याख्या करें। सीमांत उपयोगिता क्या है, इसका एक उदाहरण देते हुए व्याख्या करना है। सीमांत का अर्थ अतिरिक्त होता है। क्या होता है, अतिरिक्त होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपयोग से उपभोक्ता को जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है तो उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा से स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता जैसे किसी वस्तु के प्रयोग करता है, जैसे कोई वस्तु का प्रयोग करता है, उसकी सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्रतीत होती है, तथा एक सीमा पर शून्य हो जाता है। क्या होता है, एक सीमा पर आके वह शून्य हो जाता है, और उसके बाद भी उपयोग जारी रखने का पर उपयोगिता के बदले अनुपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उसका सीमांत धीरे धीरे जीरो हो गया, यहाँ से आते हुए जीरो हो गया, और उससे से भी कोई वस्तु आती है, तो वही कहलाता है, क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है, जो कि उदाहरण के तौर पे आपको हम समझा दिया है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है 15 नंबर में कि सीमांत उपयोगिता नहीं है, सीमांत उपयोगी और कुल उपयोगिता में संबंध स्थापित करें। क्या करना है, सीमांत उपयोगी और कुल उपयोगिता में संबंध स्थापित करें। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होती है, बढ़ती हुई, प्लस आइकन कर सकते हैं, ये होती है। चाहे वह घटती हुई दर से क्यों ही ना हो, तब कुल उपयोगिता बढ़ जाती है। मतलब कि वह घटता हुआ क्यों नहीं प्रतीत हो रहा, तभी भी वह बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों ही धनात्मक होती है। मतलब शुरू दौर में जो होती है, ये दोनों के दोनों क्या होती है, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, प्लस होती है, ठीक है, बढ़ता हुआ रहता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ये जो सीमांत उपयोगिता है शून्य हो जाती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। मतलब कि ये जो शून्य हो जाएगा, तो ये जो जीरो आने के बाद फिर उसके बाद अधिकतम, मतलब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, मतलब जो सीमांत पहले शून्य था, मतलब कि ऋणात्मक था, और अब धनात्मक हो जाती है, तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, और ये बाद में धीरे धीरे घटने लगती है जब ये बढ़ जाता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो उसे संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। क्या कहता है, संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है।
और यही कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये आपके टोटल के टोटल कितने प्रश्न थे मेरे दोस्त? 15 थे। ठीक है, और उससे आपको बेनिफिट आपको ज़्यादा कब मिलेगा? जब चैप्टर 1 का आप फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेंगे तब, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा ये बात करते हैं। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी, वहाँ से मिल जाएगा, या तो वीडियो के लिंक में आपको दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको दोस्त क्लास 10th पढ़ते हैं तो आप इसे ज़रूर बताइएगा। RDX सेल्फ स्टडी, ये आपके भाई बहन दोस्त कोई पढ़ता हो, RDX सेल्फ स्टडी जरूर बताइएगा, आपके भाई बहन का सहयोग हो जाएगा। ठीक है, और आपको 12th क्लास का ऑल नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, अभी के लिए बाय बाय।